माइनर्स के थ्रू किस तरह से जो है वो हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि हम जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कोफैक्टर्स और माइनर्स अब हमने निकाल लिए। जिस भी रॉ के थ्रू आपको काम करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रॉ 1 के थ्रू काम कर रहे हैं या रॉ 2 के थ्रू काम कर रहे हैं या रॉ 3 के थ्रू काम कर रहे हैं, उस कॉरेस्पॉन्डिंग रॉ को हम कंसिडर यानी उसके एलिमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट रॉ के थ्रू इसको इवेलुएट कर रहे हैं तो फर्स्ट रॉ के अंदर कोफैक्टर्स यही तीनों होंगे, C11, C12, C13। यही तीनों कोफैक्टर्स आएंगे। वो -1 का क्लियर नहीं किया तो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा था वो M1 से? यही आएंगे मैम, यही आएंगे। ठीक है, -1 वाली बात मैं अभी क्लियर करती हूँ आपको। पहले मुझे ये बताइए कि यही 3 कोफैक्टर्स लाई करेंगे फर्स्ट रॉ में। यस मैम, करेंगे। ठीक है, अब इसके डिटर्मिनेंट हैं, इसके डिटर्मिनेंट के लिए हम सिंपल, आपके पास जो फर्स्ट रॉ का पहला वाला एलिमेंट था वो क्या था, 0। ये 0 हमने लिया, इस 0 को किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम वाले कोफैक्टर से। ठीक है, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, प्लस का 2। हमने यहाँ 2 सब्सटीट्यूट किया और इसको C12 से आपस में क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। प्लस इसी तरह 1 यहाँ तीसरा एलिमेंट है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, C13 के साथ। ठीक है, अब C1 ये इधर देखें, C11 की वैल्यू आ रही थी -1, C12 हमारे पास था 5 और C13 हमारे पास था 4। इसको आपस में सॉल्व करेंगे, आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डिफाइन करता है। जरूरी नहीं है कि आप ये काम फर्स्ट रॉ के थ्रू करें, आप ये काम सेकंड रॉ के थ्रू भी कर सकते हैं, आप ये काम थर्ड रॉ के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सेकंड रॉ के थ्रू ये काम करेंगे तो सेकंड रॉ के थ्रू डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, सेकंड रॉ के एलिमेंट, सेकंड रॉ के कोफैक्टर्स कौन कौन होंगे, C21, C22, C23। अरे यार, ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, यार 5 माइक तो बंद कयो। A22 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, A23 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, और उसको कोफैक्टर्स की रिस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो भी आपके पास यही सेम डिटर्मिनेंट आएगा जो रॉ 1 के थ्रू मिल रहा होगा। यही काम आप रॉ 3 के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रॉ 3 के कोफैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बात क्लियर है? जी, मतलब हम किसी भी एक रो से हम मतलब के डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हम रॉ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए हम कॉलम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ बाउंड था ना, हम सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑपरेशन लगा सकते थे, रॉ ऑपरेशंस। लेकिन डिटर्मिनेंट में अब हमारे पास ऑप्शन है, आप रॉ के थ्रू भी इसको निकाल सकते हैं, आप कॉलम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे इस लास्ट वाली एग्जाम्पल में देखें, इन्होंने इसको फर्स्ट कॉलम के थ्रू निकाला है। ठीक है, जब फर्स्ट कॉलम के थ्रू इवेलुएट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज कंसिडर की जा रही होंगी, 0 पहली एंट्री है, इस किसके साथ मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, प्लस 3 अगली वैल्यू है कॉलम की। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, इसका कोफैक्टर का पोजीशन क्या बनेगी, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, प्लस 4 इसके कोफैक्टर की वैल्यू क्या बनेगी, थर्ड रॉ तो 1 की बनेगी, थर्ड रॉ का है, फर्स्ट कॉलम का है। ठीक है, तो इसको वैल्यू को अगर प्लेस कर दें, ये इधर देखें अगर आप, तो इन्होंने यही किया, C11 की वैल्यू आ रही थी -1, C21 की वैल्यू आ रही थी -2, C31 की वैल्यू आ रही थी 5। आपके पास आंसर आ रहा है 14 के बराबर। तो डिटर्मिनेंट आप रॉ वाइज निकालें या डिटर्मिनेंट आप कॉलम वाइज निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? बस एक ऑप्शन से निकाल लें डिटर्मिनेंट। किसी भी या किसी भी कॉलम से निकाला जा सकता है।
अगर आपके पास सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स अवेलेबल हैं तो ठीक है। अगर आपने सिर्फ माइनर सिर्फ पहली रो के थ्रू निकाला है या पहली कॉलम के थ्रू निकाला है तो फिर आपको जरूरत नहीं है। मैम जी हम ये सारा काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है ना कि पहले अलग माइनर्स निकालें, अलग कोफैक्टर्स निकालें, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालें। आप पहले भी यही काम कर रहे थे। आप पहले जो इंटर में आप लोगों की प्रैक्टिस रही है वो इंटर में अगर इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की तरफ आऊं तो आप इंटर लेवल तक इसी तरह से इसे सॉल्व करते हुए आए ना। अब जब इंटर के लिए काम कर रहे थे तो आपने इंटर में इसको इस तरह से ही हैंडल करते थे कि आपने 0 रखा था, ठीक है, और 0 के बाद आप यहाँ पे ले लेते थे किसको, ये वाली रो को छोड़ देते थे, ये वाले कॉलम को छोड़ देते थे। -1 0 2 1, ठीक है। बीच में आप कौन सा साइन लगाते थे? नेगेटिव का, माइनस। ठीक है, माइनस का साइन लगाते थे और उसके बाद फिर क्या कर रहे होते थे? उसके बाद आप इस वाली रो को इस से ले लेते हैं, ठीक है। ये अब आपका एलिमेंट है तो आप इसकी वाली रो को एलिमिनेट करके इसके वाले कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं -2, इधर कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं? 3 4 2 1, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी वाली वैल्यू किसके साथ लेते हैं? प्लस। पॉजिटिव के साथ, ठीक है। 3 बाहर ले लेते हैं फिर, यानी इसके लिए जब काम कर रहे हैं तो थर्ड वाली मैम फर्स्ट ये रो थर्ड कॉलम को छोड़ सेकंड के सेकंड लाइन अंदर कौन डाल से दीजिएगा ना। एलिमेंट्स रहते हैं? 3 4 -1 0, ठीक यहाँ है। पे पॉजिटिव 1 लेंगे, 3 नहीं लेंगे 1 लेंगे। 1 लेंगे। सॉरी, ऐसे ही सॉल्व किया था। यस टीचर। यस टीचर। अब अगर इस यस बात को मिस। समझ लें तो सिंपल से ये टर्म आपके पास क्या टर्म बन रही है? ये माइनर को ही डिफाइन कर रही है। यस। ये टर्म आपकी माइनर को डिफाइन कर रही है। कौन से वाला माइनर है ये? फर्स्ट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का माइनर है, ठीक है। ये वाला कौन सा वाला माइनर बन रहा है? ये वाला फर्स्ट रो माइनर बन सेकंड रहा है कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये कौन सा वाला माइनर बन रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अगर आपने ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिए हैं तो वो जो जिसका ये सवाल था कि मिस -1 +1 क्यों आ रहा है, तो हम जब भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स के लिए काम करते हैं तो पहली वाली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर उसके बाद वाली टर्म फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कोफैक्टर क्या कहता है? कोफैक्टर कहता है जब आप कोफैक्टर में कर ही क्या रहे हैं, जब कैसे बन रहा है? C11 इसी तरह से बन रहा है ना कि आपने -1 को 1 की पावर 1 + 1 से ऐड कराया, C11 जनरेट कर रहा है।
यस इसी तरह -1 की पावर 1 + 2 का काम करा रहे हैं तो C12 जनरेट हो रहा है। ठीक है, 1 की पावर 3 का काम करा रहे हैं, यानी -1 की पावर 1 + 3 का काम करा रहे हैं तो M13 जनरेट हो रहा है, दैट इज C13। यही काम बेसिकली आप कर रहे हैं, सिर्फ अब आपको ये नहीं पता है कि उसको माइनर और कोफैक्टर कहते हैं। हम यहाँ पे भी इन्होंने यही काम तो किया है, बस उन्होंने उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके किया है। अदरवाइज हम भी ये काम शुरू से जो प्रैक्टिस में करते हैं वो यही काम करते हैं कि हम पहले माइनर्स लेते हैं, कोफैक्टर्स लेते हैं और उसके बाद ये प्रोसीडिंग करते हैं। अब सिंपल जब आप जो बुक के अंदर मेथड गिवन है उसके थ्रू प्रोसीड करेंगे तो आपको ये माइनस और ये प्लस साइन खुद से नहीं लगाने पड़ेंगे। 0 C11 की वैल्यू आ गई खुद ब खुद, प्लस का साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, C12 की वैल्यू आ गई। जैसे ही C12 की वैल्यू आएगी वो खुद इस नेगेटिव साइन को हैंडल कर लेगी। +1 एज इट इज, C13 की वैल्यू। जैसे ही कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर खुद ब खुद इस नेगेटिव साइन को हैंडल कर लेगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है? यस नो मिस। जिनका ये क्वेश्चन था -1 वाली बात वाला, ठीक है, सो -1 की बात इधर से समझे। हमारे पास जो कोफैक्टर्स होते हैं उसके पैटर्न का ये पैटर्न बनता है कि पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव आनी चाहिए, फिर पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम इस बात से बचने के लिए कि किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें, हम एक बात सिर्फ आसानी से कर लेते हैं, वो ये कि -1 की पावर जब भी इवन हो जाएगी तो रिजल्ट खुद ब खुद कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर -1 की पावर ऑड हुई तो रिजल्ट खुद ब खुद कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो हम यही काम कर रहे हैं कि -1 की पावर अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पावर है तो -1 की पावर स्क्वायर बन जाएगी। यस ठीक है, रिजल्ट खुद ब खुद किसके बराबर आ जाएगा? पॉजिटिव के बराबर। अगर Yes. -1 की पावर 2 3 वाली पोजीशन है तो 2 + 3 का मतलब है -1 की पावर क्या बन जाएगी? 5। 5 ठीक है, ऑड 5 पावर ऑड Four पावर है, dimension. रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा? नेगेटिव। तो Negative. अगर आप सेकंड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू को देखें तो सेकंड रो थर्ड कॉलम नेगेटिव नजर आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, इसलिए Yes, हम ma'am. -1 को सिंपल इस्तेमाल कर। क्लियर है यहाँ तक बात? मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जरा जल्दी से मुझे 3 के मैट्रिक्स का जो है वो निकाल के बताएंगी देंगे आप? डिटर्मिनेंट। जी, ये डिटर्मिनेंट वाली बात वापसी बताएंगी, ये जो अभी आपने कराया था? कौन सी वाली बात? मिस यही जो अभी आपने खोला हुआ है ना, इसको वापसी समझा दें। डिटर्मिनेंट के लिए हमने माइनर्स निकाले, कोफैक्टर्स निकाले, रॉ वाइज कोफैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करते रहे, खुद ब खुद आपके पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता रहे। सिंपल। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया अपने लिए जिसके अंदर एंट्रीज हैं 1 2 3 6 4 -1 0 2 1। 3x3 का मैट्रिक्स है। Yes, ma'am. यस मैम। 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। सही, अब इसके डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए एक ऑप्शन वही है जो आप इंटरमीडिएट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे होते हैं, मैं इधर ही प्रोसीड कर देती हूँ। उसके लिए आप फर्स्ट रॉ के थ्रू अगर निकाल रहे हैं तो आप 1 को बाहर लेते हैं और रिमेनिंग टर्म्स कौन सी रह जाती हैं? 4 -1 2 1। बीच में आप कहते हैं नेगेटिव साइन आनी चाहिए, फिर 6 आ जाएगा इधर। अगली टर्म क्या होगी? 2 3 2 3 2 1. 1।
2 1 ठीक है। फिर आप लेंगे 0 और 0 के साथ कौन सी टर्म आ जाएगी? 2 3 2 4 3 minus 4 minus 1 2 3 4 4 माइनस 1। ठीक है। फिर आप इसको कर देते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? 1 है, 1 को इसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 इंटू 1 4, माइनस का साइन एज इट इज। 2 इंटू माइनस 1 किसके बराबर होगा? माइनस का 2। ठीक है। माइनस का 6 बाहर। 2 इंटू 1 किसके बराबर है? 2। माइनस 3 इंटू 2 किसके बराबर है? 6 के। प्लस 0, 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी, इनफैक्ट कर ही देते हैं। 2 इंटू माइनस 1 किसके बराबर होगा? -2। माइनस का साइन एज इट इज। 4 इंटू 3 किसके बराबर आ गया? 12। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4 प्लस 2 6, माइनस 6 एज इट इज। 2 माइनस 6 कितने रह गए? माइनस का 4, प्लस यहाँ पे सिंपल रह जाएगा 0। ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, इसको अब अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 6 और 6 इंटू 4 24। 6 प्लस 24 कितने हो गए? 30। 30। 30 ये काम आप इंटरमीडिएट के अंदर ऑलरेडी करके आ चुके हैं। यस मैम। सही है। यस अब मैम। इसी बात को सिर्फ प्रोसीड करें कि ये जो काम आपने किया है ना, इसमें से ये जो आप छोटे बॉक्सेस बना देते हैं 2 बाय 2 का, इन्हें हम कहते हैं माइनर्स। सिंपल। यानी अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रॉ के ही थ्रू एक्सपेंड करने की, तो हमें चाहिए M11। ठीक है। M11 हमें कैसे मिलेगा? M11 के लिए हम फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद आपके पास सिर्फ कौन सी वाली वैल्यूज रह रही हैं? 4 -1 2 1, यही वाली वैल्यूज बच रही हैं। यस मैम तो यही ये वाला मैट्रिक्स था जो आपने निकाला हुआ है, पहले वाले उसमें जो निकाला हुआ है, ये सेम आ रहा है ना? यस मैम ठीक है। इसी तरह दूसरी वाली वैल्यू क्या मिलेगी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो को छोड़ दें, सेकंड कॉलम को छोड़ दें, तो क्या मिलना शुरू हो जाएगा? 2 3 2 1। सही है। ये यही वाला टीचर कॉलम है। 30 कैसे आया? सॉल्व करें आप, आपका भी 30 आ जाएगा। वो डिटर्मिनेंट का 30 है। डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला है ये ओवरऑल। इसी तरह और थर्ड इसका कोई माइनर आपके फार्मूला पास होगा? क्या आया हुआ होगा? फर्स्ट रो 1 थर्ड कॉलम का फूल 1 3 में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 3 3 4 -1। 4 माइनस ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये वाले जो रिजल्ट आएगा, पहले वाले माइनर का रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है? 6 के। दूसरे वाले माइनर का रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है? माइनस के 4 के। प्लस माइनस ठीक है। अल्टरनेटिव डिटर्मिनेंट निकाले ना इसका। 4 इंटू 1 4, -2 इंटू -1, तो 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 6। ये आ गया 6, ये आ गया -4। इसी तरह 2 इंटू -1 माइनस का 2, 4 इंटू 3 -14 12, -2 -12 कितने हो गए? माइनस का 14। ये माइनर्स की वैल्यूज निकल आई। जब हम माइनर्स के थ्रू कोफैक्टर्स निकालते हैं तो कोफैक्टर्स सिर्फ इतना कहता है कि आपने अगर C11 चाहिए तो C11 के लिए आप -1 की पावर क्या ले लें? 1 + 1, और इसको इसी वाले माइनर से मल्टीप्लाई करा दें, यानी M11 वाली ही वैल्यू से माइनस करा दें। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 1। M11 हमारे पास कितना आया हुआ है? 6। तो 1 इंटू 6 किसके बराबर आएगा? वापस से 6। इसी तरह C12 6 चाहिए अगर, तो C12 किसके बराबर आएगा? -1 की पावर 1 + 2। ठीक है। और इसके साथ इसका माइनर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी M12 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। -1 की पावर क्यूब किसके बराबर होगी? -1 के। M12 किसके बराबर आया हुआ है? -4 के। -1 -4 रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा? प्लस का 4। ठीक है।
फिर इसी तरह से C13 के लिए जब काम करेंगे तो C13 के लिए क्या काम होगा, -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। और यहाँ माइनर कौन सा आ जाएगा, M13, -1 की पावर 4 बन जाएगी, तो -1 की पावर 4 किसके बराबर होगी, प्लस का 1, ठीक है। और M13 हमारे पास कितना आया हुआ है, -14, तो आपके पास कोफैक्टर किसके बराबर आ गया, -14, ठीक है। अब माइनर और कोफैक्टर ये कहता है कि अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी ये जो मैट्रिक्स है आप इसके डिटर्मिनेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट के लिए अब आपको सिंपल इतना काम करना है कि आप इस मैट्रिक्स की को फर्स्ट रॉ से आपने वो किया था सॉल्व, तो आपने फर्स्ट रॉ का एलिमेंट लेना है, पहला वाला 1 आ गया इधर, और इसको मल्टीप्लाई करा दें इसके कोफैक्टर के साथ, प्लस अगला एलिमेंट इस रॉ का कौन है, 6, इसको मल्टीप्लाई करा दें इसी के कोफैक्टर के साथ, यानी C12 के साथ, प्लस इससे नेक्स्ट क्या है 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई करा दें, इसके कोफैक्टर के साथ, इस वाली टर्म का कोफैक्टर क्या है, C13, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यूज प्लेस कर दूं तो C11 हमारा क्या आया हुआ है, 6, प्लस का साइन एज इट इज, 6 एज इट इज, C12 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 4 के, प्लस 0 एज इट इज, C13 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, -14, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर किसके बराबर आ रहा है, 30। आ गई बात समझ में अब। यस मैम। तो आप एक चाहे बात इस रहती है। मेथड के थ्रू करें तब भी 30 आएगा, और आप इस मेथड के थ्रू करें तब भी 30 ही रिजल्ट आना है। मैम ये सारा समझ आ गई, ये माइनर का जो 1 1 का निकाला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये 6 कैसे आई है ये थोड़ा बता दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 6 कैसे आई है, जी ये वाली वैल्यू ये की बात कर रहे हैं, यस मैम। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर क्या आएगा, 4 4 4, माइनस का साइन बीच में, माइनस का फॉर्मूले का आ गया इस तरह से, ठीक है। फिर 2 × -1 किसके -2 बराबर होगा, -2, इसको -2 सिंप्लीफाई करें आंसर क्या होगा, मैम ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -2 ब्रैकेट डाला। बेटा ये माइनस नहीं हो रहा, -2 इसके साथ ऐड होगा ना, 4 -2, मैम अच्छा, साइन जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस बाकी डिजिट नहीं हो रहे। क्या मतलब साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और माइनस यस प्लस हो मैम। रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 4 + 2 कितने हो गए, 6। मैम ये Yes, समझा ma'am. मल्टीप्लाई होता है 4 का 2 से। आ गया 6, बाकी समझ आ गया यस सवाल। मैम। ठीक है, यहाँ तक की बात मैम क्लियर है। दोनों जी दोनों में एक ही मैट्रिक करना है जो हमको अच्छा लगे। जो अच्छा लगे, समझ आ गया है बस बात। हाँ मुझे ये माइनर और कोफैक्टर इसलिए समझाना था क्योंकि मैं जो अगली बात पे प्रोसीड करने वाली हूँ वो माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड ही है। तो ये काम जो आप करते हैं वो माइनर और कोफैक्टर ही का काम करते हैं, सिर्फ आपको पता ही नहीं था कि उसे माइनर और कोफैक्टर कहते हैं। आ गई है बात समझ में। यस मैम। ठीक है, तो इसी तरह से 4x4 का मैट्रिक्स भी प्रोसीड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में इन्होंने 4x4 का मैट्रिक्स भी निकाला हुआ है बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। 6x6 का, 10x10 का, किसने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो आप इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं उसे। जी बोलें। मिस आपने जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था ना उसमें एक 4x4 का मैट्रिक्स था, तो मैंने उसे इसी तरीके से जो आपने दूसरा मेथड बताया है ना, जो हम लोग मतलब के मेडिएट पे करते हैं, मैंने उसे करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया था और मतलब के बार बार उसे करना पड़ रहा था ऐसे सॉल्व। ठीक है, बहुत अच्छा किया कि आपने बात यहाँ पे हमें बता दी। जब तक 3x3 का मैट्रिक्स है तब तक तो डिटर्मिनेंट ऐसे निकालना आसान है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर 4x4 का मैट्रिक्स आ गया, जैसे अभी इन्होंने इनपुट दिया अपना कि 4x4 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत मुश्किल होता गया, तो अब सवाल है कि अगर ये मैट्रिक्स हमें 5x5 का मिल गया तो ये उससे ज्यादा मुश्किल बन जाएगा, 6x6 का मिल गया उससे ज्यादा मुश्किल होता रहेगा, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करें, उसको हैंडल करने के लिए हम वही काम जो हमने रॉ ऑपरेशंस अप्लाई किए थे मैट्रिसेस के साथ,
वही काम हम इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक छोटी सी बात पहले समझनी पड़ेगी, और वो ये कि ये काम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दूं, मैंने मैट्रिक्स बनाया है, इसमें एंट्रीज है 1 2 3 0 0 0 6 1 1। ठीक है, मुझे जल्दी से कोई बताएगा ये कौन सी वाली फॉर्म है? मिस ये रो इक्लोन फॉर्म, रो इक्लोन फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये बनती है रो एशेलन फॉर्म। और ये अगर रो एशेलन फॉर्म है तो हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह रहे होते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में जब बात करते हैं। यानी जब हम मैट्रिक्स की टर्म्स में बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के नीचे तो 0 होता है, लेकिन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें डायगोनल के नीचे वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन डायगोनल के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाती हैं? 0। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या, कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। राइट, अब ये मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर का हो, कुछ भी हो, अगर आपका मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बन गया तो डिटर्मिनेंट इसका सिंपली कैसे निकल सकता है कि आप डायगोनल की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यानी 1 × 2 × 3 डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 6। सबसे आसान तरीका यही हो गया फिर, ना कोफैक्टर निकालना पड़ा, ना माइनर निकालना पड़ा, सिर्फ क्या किया, डायगोनल की टर्म्स को क्या करा दिया? मल्टीप्लाई। खुद ब खुद क्या निकल कर आ गया? डिटर्मिनेंट। गेटिंग इट? मिस सही है, लेकिन ये काम हम सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं, यानी डायगोनल के थ्रू को मल्टीप्लाई कराने का काम, जब आपका मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या आपका मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। जब तक इन दोनों में से कोई नहीं है, यानी अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 6 0 1 2 1 0, ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये वाला जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल को मल्टीप्लाई करा के जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं मैम। नो नो मिस। मिस। ठीक है, इसके अंदर ये काम नहीं कर सकते। वजह क्या है? ये है तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स ना लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में है ना अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें या तो कोफैक्टर्स माइनर्स पे ही काम करना पड़ेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। सही है जी मिस। जैसे यहाँ पे देखें, इन्होंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया हुआ है, मैम ये एक मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है डायरेक्टली वो क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल के अंदर एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उसके नीचे सब 0 के 0 है। इन्होंने इसको दोनों तरह से निकाल के देख लिया है, कोफैक्टर और माइनर के थ्रू निकाला, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप इसके डायगोनल की एंट्रीज ही को मल्टीप्लाई करा लें, 2 - 1 × 3, आंसर किसके बराबर आ रहा है? -6 के। तो इन्होंने यहाँ पे इसको वेरीफाई किया है कि आप इसे कोफैक्टर के थ्रू करें तो भी यही आंसर आपको मिलेगा। अब बात समझ आ रही है? यस मिस। मिस मैम ये मैट्रिक्स हम बनाते होते हैं अपर ट्रायंगल या बना बनाया होता है पहले से ही? मैट्रिक्स अगर, एक मिनट, मैट्रिक्स अगर बना बनाया नहीं है तो हम बना सकते हैं या नहीं? जल्दी से बताएं। अगर बना कोई भी सकते हैं, मैट्रिक्स बना है तो रॉय एशेलन बना सकते हैं बनाकर मिस, कन्वर्ट कर सकते हैं ना? रॉस ऑपरेशन के थ्रू। एक्सेलेंट। इसका मतलब है अगर मैट्रिक्स कोई भी गिवन है हमारे पास तो हम रॉ ऑपरेशन लगा के उसे रॉय एशेलन फॉर्म बना सकते हैं, यस मिस। यस ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं miss. यहाँ पे कि ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, उसकी कुछ एग्जांपल्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं। इस पूरे सेक्शन के अंदर ये जितनी एक्सरसाइजेस इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब आते हैं इस बात पे जो मुझे पढ़ाना था, लेकिन बहुत टाइम ड्रैग हो गया पुराने वाले ही टॉपिक के ऊपर। दोबारा समझा दें। सही, दोबारा से मैं ये सब बातें नहीं समझाऊंगी, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ, आप उसे रिपीट पे चलाते रहें जितनी दफा आपको चलाना है, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक। मुझे जल्दी से ये बताइए कि ए मैट्रिक्स को सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट निकालना ज्यादा आसान है या बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना ज्यादा आसान है? बी का। बी का बी का ठीक है, बी का मिस। का डिटर्मिनेंट हमारे लिए इजी है, निकालना आसान है ज्यादा। मिस वो सी का। अपर ट्रायंगुलर है मिस। इजी हमारे लिए,
यस मिस वो अपर है उस क्योंकि वजह से ट्रायंगुलर हमें मैट्रिक्स पता है है मिस। कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब है इसके डायगोनल की एंट्रीज को सिंपल मल्टीप्लाई अगर करा दिया जाए तो हमारे पास माइक बंद डायरेक्टली करो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकल सकता है। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ज्यादा आसान है। वजह क्या है कि आपके पास बी जो है वो क्योंकि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम सिंपली डायगोनल की एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका डिटर्मिनेंट एवेलुएट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? यस अब यस मिस। अब ये देखना है कि ये रॉ ऑपरेशंस हमें अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, और वो था रॉ ऑपरेशंस की बात। ठीक है, मुझे जल्दी से याद दिलाइएगा कि रॉ ऑपरेशंस कौन कौन से वैलिड थे मैट्रिक्स में। जब आप मैट्रिक्स में काम कर रहे थे तो कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे लिए वैलिड थे? चेंज। रॉ ठीक है, चेंज कर सकते थे। आप रॉ को इंटरचेंज इंटरचेंज कर सकते थे, हैं। रॉ को ठीक है, ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट कर माइनस सकते हैं, ऐड और इसी सब्ट्रैक्ट तरह ऐड कर और सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर सकते ऐड और हैं। सब्ट्रैक्ट और कोई भी नॉन ऐड जीरो को और जोड़ने से। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नॉन जीरो। तीसरी कंडीशन क्या थी कि हम स्केलर से किसी मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर सकते हैं। स्केलर से नॉन जीरो नॉन स्केलर से, जीरो किसी भी स्केलर से नहीं, नॉन जीरो स्केलर से। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का काम किसी भी रॉ को कर सकते थे। ठीक है, यही तीनों मैट्रिक्स के ऑपरेशंस अलाउड थे हमारे, इसके अलावा यस कोई मैम। यस मैम। था? इसके अलावा कोई था? नहीं था। ठीक है, सेम यही ऑपरेशंस डिटर्मिनेंट पे भी लग सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट पे लगते हुए इनमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और वो चेंज क्या है वो देख लें। यही तीनों ऑपरेशंस आप डिटर्मिनेंट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहली कंडीशन ये कह रही है कि अगर आप डिटर्मिनेंट में रॉ को इंटरचेंज कराएंगे, ठीक है, यानी आपने रॉ 1 को उठा के रॉ 2 बना दिया, रॉ 2 को उठा के रॉ 3 बना दिया, तो आपको डिटर्मिनेंट से बाहर माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होगा? अभी हमने देखा कि जो पहली वाली रॉ होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलती है, उससे अगली वाली जो रॉ होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलती है। अगर आप रॉ इंटरचेंज करेंगे तो खुद ब खुद उसके सिंबल्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, इसलिए डिटर्मिनेंट्स में रॉस को इंटरचेंज कराते हुए नेगेटिव साइन का हमें ख्याल करना है। मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिटर्मिनेंट में रॉ को इंटरचेंज कराने से फर्क पड़ता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं? रॉ ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ओनली रॉ ऑपरेशंस अलाउड है। जबकि डिटर्मिनेंट आपको रॉ ऑपरेशन भी अलाउ करता है कि आप रॉ ऑपरेशन लगा लें, प्लस डिटर्मिनेंट कॉलम ऑपरेशन भी अलाउ करता है कि आप कॉलम पे लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यूज टू रॉ के साथ हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डिटर्मिनेंट्स पे भी रॉ ऑपरेशन ही के थ्रू काम करें, बजाय ये कि कॉलम ऑपरेशन की तरफ जाए। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन डिटर्मिनेंट की कि आप दो रॉस को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। ठीक है, जब आप दो रॉस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएंगे, इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सही है, जैसे मैट्रिक्स में होता था वही काम डिटर्मिनेंट में भी एज इट इज रहेगा। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि आप नॉन जीरो स्केलर को मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई करा रहे हैं अगर किसी स्पेसिफिक रॉ के साथ, तो डिटर्मिनेंट से बाहर उसी नॉन जीरो स्केलर को डिवाइड भी कराना पड़ेगा। इसी तरह अगर डिवाइड करा रहे हैं तो बाहर क्या कराना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही है? सिर्फ एक ये छोटा सा डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के ऑपरेशन में, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो तीनों ऑपरेशंस मैट्रिसेस में अलाउड थे वही तीनों ऑपरेशंस डिटर्मिनेंट में भी हमारे लिए अलाउ हैं, लेकिन मैट्रिक्स में रॉ को इंटरचेंज कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि डिटर्मिनेंट में रॉ को इंटरचेंज कराने से नेगेटिव साइन जनरेट होता है। अगर आप 3 दफा रॉ इंटरचेंज करा रहे हैं तो तीनों दफा नेगेटिव साइन बाहर मल्टीप्लाई होगा लाजमी। ठीक है, रॉस को ऐड करा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी नॉन जीरो टर्म से आप किसी रॉ को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो बाहर आपको उसे डिवाइड भी कराना पड़ेगा। अगर डिवाइड करा रहे हैं तो बाहर आपको उसे
मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। जी फंसी कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मिस रिपीट कर दें। डिटर्मिनेंट के अंदर आपको रॉ इंटरचेंज कराते हुए नेगेटिव साइन का ख्याल करना है। नेगेटिव साइन हर हाल में बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। रॉ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट अगर करा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी नॉन जीरो टर्म को किसी रॉ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने का काम कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट से बाहर भी आपको उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 रॉ ऑपरेशंस हैं जिसको हमें ख्याल करना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू ये ऑपरेशन समझ लें। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो आप रॉ ऑपरेशंस के थ्रू निकालें, सही है, या फिर आप वही कोफैक्टर्स और माइनर्स के मेथड के थ्रू निकालें। मैं सजेस्ट ये करूंगी कि कोफैक्टर्स और माइनर्स, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए हर हाल में आप रॉ ऑपरेशंस के ही थ्रू इसको काम करना शुरू करें, क्योंकि जब तक 3/3 का मैट्रिक्स है तब तक कोफैक्टर और माइनर्स निकालने आसान है। लेकिन अगर 4/4 का मैट्रिक्स आ गया, 5/5 का मैट्रिक्स आ गया, तो कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालना खुद एक बहुत मुश्किल काम बन जाएगा। निकल तो आएंगे लेकिन वो बहुत मुश्किलों से निकलेंगे। ठीक है, अब आपके पास एक मैट्रिक्स है, हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझ आ गई है कि अगर इस मैट्रिक्स को रॉ एशेलन फॉर्म पे कन्वर्ट कर दें तो डायरेक्टली डायगोनल की टर्म्स को मल्टीप्लाई करा के रिजल्ट हमें मिल सकता है। ठीक है, अब इसको रॉ एशेलन फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए, रॉ एशेलन फॉर्म पे भी नहीं, इनफैक्ट इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए, यानी ऐसा मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे की एंट्री 0 हो जाए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो रॉ ऑपरेशंस अगर आपको याद हो तो पिवट एलिमेंट हम क्या कोशिश करते हैं, क्या होना चाहिए, 1 होना वन चाहिए। होना ठीक चाहिए, है। वन। तो हमें रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज करा दें ताकि ये 1 ऊपर आ जाए 2 की जगह और 2 नीचे आ जाए 1 की जगह। यस। ठीक है, अब आप देखें इन्होंने यहाँ पे R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कराया। ठीक है, R1 और R2 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हम ये काम डिटर्मिनेंट्स में कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन बाहर मल्टीप्लाई कराया, जबकि मैट्रिक्स में रॉ को इंटरचेंज कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बात क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद आपको आपका पिवट एलिमेंट मिल गया। पिवट एलिमेंट के नीचे की एंट्रीज को 0 करने के लिए क्या काम करते हैं, पिवट एलिमेंट के नीचे आपके पास 2 है, ठीक है, यस तो करते हैं या आपको सब प्लस करेंगे माइनस मतलब रॉ 2 में आपने चेंज करना है, डिवाइड ठीक है, करते हैं या सब्ट्रैक्ट में या चेंज प्लस करना करते हैं। है। आपकी एलिमिनेटिंग रॉ कौन सी है, रॉ 2 है। एलिमिनेटिंग वैल्यू कौन है, 2 है। पिवट रॉ कौन सी है, R1 है। यही ऑपरेशन बनेगा, यस। ठीक है। तो यही ऑपरेशन Yes. इस पूरी रॉ के ऊपर अप्लाई हुआ तो रिजल्ट इसके बराबर आ गया, R2 - 2 R1 का। ठीक है, नेगेटिव साइन एज इट इज बाहर चलेगा, नेगेटिव साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, अब यहाँ पर आके इस पिवट एलिमेंट के नीचे सब 0 हो गया। नेक्स्ट पिवट एलिमेंट कौन है, -7। ठीक है, इस माइनस के 7 को, यानी ये जो -7 है इसके नीचे हमें नजर आ रहा है 1। हमारा पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए, यस मिस ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, रॉ 2 और रॉ 3 को इंटरचेंज करा सकते थे, यस मिस इंटरचेंज ही करा सकते थे। दूसरा काम क्या कर सकते थे, इसको 1 बनाने के लिए -7 से डिवाइड करा दें, यस टीचर ठीक है। तो जैसे ही आपकी R2 डिवाइड होगी किसके साथ, -7 के साथ, यही ऑपरेशन बनेगा। यस। ठीक है, तो जो यस -7 डिवाइड हो रहा है बाहर, वो -7 मल्टीप्लाई भी होगा। इस बात का ख्याल रखना है कि आप अगर -7 को डिवाइड करा रहे हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, तो ये जो माइनस साइन बाहर था पहले से, ये वाला माइनस साइन ये एज इट इज रहेगा, और -7 इस डिटर्मिनेंट से आके मल्टीप्लाई भी होगा। माइनस माइनस किसके बराबर हो जाएगा, प्लस का 7। ठीक है, इसलिए ये प्लस का 7 नजर आ रहा है। बाकी ये डिवाइड होने के बाद दोबारा से ये 1 बन गया, ये -2 बन गया।
अब ये आपका पिवट एलिमेंट है, इस पिवट एलिमेंट से नीचे की एंट्री को 0 करने के लिए ऑपरेशन क्या बनेगा? R3। ऑपरेशन क्या होगा? R3 माइनस R1, सॉरी R2। ठीक है, तो अब ये बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस टीचर। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा? डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो 1 1 -1 आपस में मल्टीप्लाई, और ये जो 7 बाहर है ये भी खुद ब खुद इससे मल्टीप्लाई होगा। तो डिटर्मिनेंट इसका किसके बराबर आ गया? -7। आ गई बात समझ में? ठीक है, बस अब दो चीजों का ख्याल रखना है। ऑपरेशंस वही वैलिड हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं। लेकिन अब इस बात का ख्याल रहे कि मैट्रिक्स में रॉ को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में रॉ को चेंज करने से नेगेटिव साइन बाहर जाएगा हर हाल में। रॉस को ऐड सब्ट्रैक्ट कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी रॉ के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड की जा रही है तो वो बाहर भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे -7 को रॉ के अंदर डिवाइड किया है तो बाहर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग इट? मिस फिर रो 1 के साथ तो मल्टीप्लाई हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? रॉ 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? ये जो आपने एलिमिनेशन रो लिखी है, रो 2 इक्वल्स टू रो 2 माइनस 2 R1, तो इसमें भी तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना रो के साथ, मतलब ऐसे नहीं होगा ना? रॉ को 2 में मल्टीप्लाई नहीं किया है, एक मिनट, इसमें हमने रॉ के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये तो हमने ऑपरेशन बनाया है ना कि R2 में ये चेंज आएगा। रॉ के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपकी वो रॉ चेंज हो रही है। आ रही है बात समझ में? जैसे हमने यहाँ पे किया R2 के साथ ऑपरेशन बनाया, R2 डिवाइडेड बाय -7। ठीक है, तो जब R2 को -7 से डिवाइड किया है तो R2 चेंज हो गई ना बिल्कुल। यस, सही है, जबकि यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन बनाया है ये तो रॉस को आपस में एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट कराया है। इसमें हमने R1 को 2 से थोड़ी मल्टीप्लाई कराया है, ये तो हम R2 के लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं जिसमें हमने R1 को इस्तेमाल किया। आ गई बात समझ में? मैंने इसीलिए यहाँ पे ये बात लिख दी थी कि जब आप मैट्रिक्स की ये, ठीक है, जब आप मैट्रिक्स में रॉज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने का काम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर रॉज इंटरचेंज कर रहे हैं, रॉज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रॉज आपस में इंटरचेंज हो रही है तो नेगेटिव साइन आएगा। रॉ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो बाहर भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कॉरस्पॉन्डिंग चलेगा। क्लियर है बात? यस मिस। मैं एक मैट्रिक्स माइनस का साइन आएगा, और दूसरी दफा अगर एक दफा हम इंटरचेंज करें तो माइनस का साइन आएगा बाहर डिटर्मिनेंट के, और अगर दूसरी दफा एक और दफा हम इंटरचेंज करें तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, फिर दोबारा नेगेटिव साइन और वो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव। ओके मैम। यस मैम। मैं एक मैट्रिक्स दे रही हूँ, जरा जल्दी से मुझे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देंगे। ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाकर। ट्रायंगुलर नहीं, रॉ ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हुए। ओके। जल्दी से, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। वैसे स्क्रीन शो नहीं हो रही मिस। नो मिस हो रही है, शो हो रही है। जिसको नहीं हो रही है वो रिजॉइन कर ले। पीछे क्लास कब ऑफ होगी? क्लास 4 बजे ऑफ होगी, अभी 3:30 हुए। मिस थोड़ा जल्दी खत्म कर लें। मिस जल्दी कर ले थोड़ा। ठीक है, आप अभी सॉल्व करके मुझे दें, जितनी जल्दी सॉल्व करके भेज देंगे सब लोग उतनी जल्दी क्लास ऑफ। ओके मैम।
मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट निकाल के दें, यस मैम, यही रो स्क्रीन ऑपरेशन शो नहीं हो रही। ठीक है। बेटा जिसके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही है वो दोबारा से रीजॉइन कर ले। हो रही है मैम, हो रही है। ठीक है मिस। मिस हो रही हो रही है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए। टीचर इसमें तो टाइम लग जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। हाँ टाइम लगेगा, मुश्किल है, इसीलिए कह रही हूँ अभी निकाल लें जल्दी से। मैम थोड़ा इजी देते हैं आप। बेटा जल्दी जल्दी। मिस आई एम सॉरी, एक दफा मुझे दोबारा बताइएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन दिए है, इसके पहले रॉ ऑपरेशंस करके इसको इक्लोन फॉर्म बनाना है और फिर उसके जो डायगोनल आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, उसके डिटरमिनेंट बन जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल के बिलो एंट्री 0 होनी चाहिए। ठीक है। रॉ इशेलन फॉर्म का ताल्लुक सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। डिटर्मिनेंट्स में अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है, तो हमें इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। जब आप इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे तो खुद ब खुद आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट्स के जो वैल्यूज होंगी, डायगोनल की जो वैल्यूज होंगी, उन डायगोनल की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। डिटर्मिनेंट से बाहर अगर कोई टर्म है उसे भी साथ में मल्टीप्लाई करा दें। अगर डायगोनल जो है उसमें अगर एक एलिमेंट 0 हो गया तो सब 0। जीरो होने से क्या मसला है? मिस हमें डायगोनल में जो है वो सब 0 ही चाहिए या कोई सा भी हो सकता है नंबर? बेटा डायगोनल में 0 नहीं चाहिए, डायगोनल से नीचे 0 चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यही था ना कि डायगोनल के बिलो एंट्री 0 जानी चाहिए। इस 1 1 लेकर आना, फिर इसके नीचे 0 0 लेकर आना। जी मिस जी। हेलो बोले बेटा, सवाल बोले जल्दी। मिस, ये जो आपने क्वेश्चन दिया है इसमें करना क्या है? मास इसके अंदर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है रॉ ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए। पहले मिस रॉ ऑपरेशन करना है, उसके बाद जो रॉ ऑपरेशन की वो आ जाएगी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। जो रॉ ऑपरेशन करने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसमें डायगोनल के बिलो एंट्री 0 हो चुकी होंगी। हम रॉ ऑपरेशन कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लें और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के बाद डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाए। मिस इसमें तो 0 आ रहा है। तो आने दें, क्या हुआ अगर आ रहा है तो। मिस सबसे पहले हम कौन सा करना है, रॉ ऑपरेशन या फिर डिटरमिनेंट? बेटा रॉ ऑपरेशन ही के थ्रू अब डिटर्मिनेंट निकालना है। सही सही सही। इसका आंसर बताइएगा। 0 आएगा इसका आंसर। सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, 0 आंसर आएगा। लोअर ट्रायंगल अगर 0 हो रहा है तो सही है। पहले लोअर ट्रायंगुलर 0 हो रहा है, मतलब जो आपने कहा ना ऊपर, अगर लोअर नीचे पूरा 0 हो रहा है तो ही मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर कहलाता है। अगर नीचे 0 हो रहा है सही है सही है।
अच्छा, एक गलती जो सब लोग कर रहे हैं वो मैट्रिक्स का ही साइन लेके चल रहे हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिंपल बार है ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अगर अब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट रिमूव करके डिटर्मिनेंट की साइन लगाएंगे, यानी बार्स लगाएंगे, जैसे एब्सोल्यूट के ऊपर होता है बार, उस तरह से सिंपल बार लगाएंगे। सबने सॉल्यूशन में तकरीबन इसे मैट्रिक्स कंसिडर किया हुआ है, तो इसको मैट्रिक्स नहीं बना है। मिस जी मिस ये रोल नंबर 28 मैंने ग्रुप में भेजा, एक दफा चेक करके बता दें कि यही सही है या और भी होगा। ओके। और क्या करेंगी रोल नंबर 28 इसके साथ बताएं। मिस क्योंकि पिवट तो बन ही नहीं रहे ना, यहाँ पे ही खत्म हो रहा है, तो यही आंसर आ रहा है। बस बन गया ना आपका, डायगोनल में अब कुछ है ही नहीं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन तो गया। डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराएंगे, रिजल्ट 0। मिस सही है ना यही? जी जी ठीक है। ओके। बीई इंडस्ट्रियल से सिर्फ एक रिजल्ट आया है अब तक, बाकी सारे कहाँ हैं? मिस कर रहे सॉल्व मिस। जल्दी जल्दी। मैम मैंने कर दिया, सेक्शन ऐसे आईएससी से कर दिया, ग्रुप में भेज दिया। सेक्शन बी अजान, ये -12 लास्ट रो में कैसे आ रहा है? जब आप ऑपरेशन अप्लाई कराएंगे R3 + 3R1, तो -12 भी तो 0 हो जाएगा। मैम सेक्शन बी में अभी भेजा है। सॉरी मिस। मैम अभी ग्रुप में भेजा है 73। सही है। ठीक है, मैंने हर ग्रुप में एक का जो है वो मार्क कर दिया। अब आप अपना वाला चेक करके देख लें उसके जैसा है या नहीं। सिर्फ एक चीज का ख्याल करें, सब लोग मेजोरिटी में गलती कर रहे हैं कि मैट्रिसेस ही के ब्रैकेट्स को लेके चल रहे हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। हम अब मैट्रिक्स को डील नहीं कर रहे हैं, हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें सिंपल बार वाला साइन चाहिए।
तो अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने शेयर कर दिया है। जो काम आप ये रॉ ऑपरेशंस के साथ कर सकते थे, सेम यही काम आप कॉलम ऑपरेशंस के साथ भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल में यहाँ कॉलम ऑपरेशंस के साथ ये डिटर्मिनेंट्स गिवन है, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ आपको यही एडवाइस करूंगी कि क्योंकि रॉ ऑपरेशंस के साथ आप यूज टू हो चुके हैं, तो कोशिश करें कि रॉ ऑपरेशन ही के साथ प्रोसीड करें, ताकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज अब ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ रॉ ऑपरेशंस को डील करेगा, जबकि डिटर्मिनेंट रॉ और कॉलम दोनों ऑपरेशंस को डील कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए समझना जरूरी है, वो ये कि अगर किसी रॉ स्क्वायर मैट्रिक्स की पूरी रॉ कोई जीरो आ रही है, यानी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मैट्रिक्स मेरे पास